स्वागत है फ्रेंड्स आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के इस श्रृंखला में। और इस श्रृंखला में ढेर सारे सवाल लेकर के आए हैं और ये सभी सवाल बिल्कुल आपके लिए हैं। और इस ये सीरीज आपके लिए बेहतर कब होने वाली है, जब इसके पहले आपने 1 से लेकर के 10 सेट तक पूरा देख लिया हो। ये देखने के बाद ही आप एक अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपके लिए कितना बेहतर और सुगम है। तो स्वागत है और आज के सेशन में आप बने रहिए और उम्मीद करेंगे कि पिछला सेशन बढ़िया से देखेंगे, समझ बनाएंगे, एक ओहदे के लिए पूरी रणनीतियां और तैयारियां एकदम बेहतर करेंगे। क्योंकि प्यारे दोस्त 365 दिन की मेहनत महज 90 मिनट में निकल जाएगी। 90 मिनट में आपका 365 दिन बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर की श्रृंखला है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जीके जीएस के सवालों पर चर्चा होगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 पर। 2021 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने गरीबों को प्रति खुराक मामूली मूल्य पर भोजन प्रदान करने के लिए माँ योजना शुरू की है। तो ये था 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। ऐसे राजस्थान में अटल योजना चलाई जा रही है, अटल। और फिर बात करें तो ऐसे ही और राज्यों में बात करें तो प्रभु की रसोई उत्तर प्रदेश में, ढेर सारे राज्यों में निराश्रितों के लिए ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं। बहुत सारे एनजीओ भी ऐसी योजनाएं चलाते हैं जिसमें 1 रुपए में बहुत सारे लोग भी ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिसमें गरीब असहायों को भोजन मिल सके। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है कि जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, जो कि गलत है। जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, ये गलत है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन है और जीवाश्म ईंधन कार्बनिक पदार्थों के अवशोषण से ही बनते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 ये आपके सामने है। उत्तर पूर्वी भाषा केंद्र कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा विभाग का यह हिस्सा माना जाता है। और ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भी यहाँ पर नोट कर दें हम और आप याद कर लेना कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। इस बात को ध्यान रखना। देखो, उत्तर पूर्वी भाषा केंद्र कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में। और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है। दोनों तथ्य को ध्यान में रखना। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होता है, तो स्थित होता है फोकस पर उसकी स्थिति बनती है और वहां पर वो बिल्कुल बना रहता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, यदि आप किसी, प्रश्न ध्यान से पढ़ना, कि यदि आप किसी परावर्तित समारोह में लगभग 150 मेहमानों को बुफे में भोजन परोसते हैं तो भोजन परोसने की एक अच्छी युक्ति होगी। ध्यान दें, इस अभिप्राय में व्यक्ति को खड़े रहकर अपने हाथ में प्लेट पकड़कर भोजन करना होगा। तो वो है केले के पत्ते में। नेक्स्ट सवाल आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 12 कि प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन करें। तो सही संयोजन है सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, ये बिल्कुल राइट है। बाकी पूना सार्वजनिक सभा सुभाष चंद्र बोस गलत है। हिंदुस्तान एनिवेशन गलत, थियोसॉफिकल। तो यही है सत्य शोधक समाज के अगुआ और प्रमुख कौन थे? ज्योतिबा फुले। और इनका सामाजिक योगदान में खूब रहा है। 1873 में इन्होंने संस्था स्थापित किया है ना। ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने आह्वान किया था अपने लोगों के उत्थान के लिए कि आगे बढ़ने का एक ही मूल मंत्र है और उस मूल मंत्र का नाम क्या है? शिक्षा, है ना, जो आपको भिक्षा से दूर करेगी। इसलिए शिक्षा प्राप्त करो, भिक्षा से दूरी बन जाएगी। चारों वेदों में कौन सा वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र शामिल होते हैं? तो वो है आपका यजुर्वेद। आप जानते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। संगीत का वेद सामवेद। सबसे नवीन वेद कौन है? अथर्ववेद, जिसे हम लोग कलयुग का वेद, तंत्र मंत्र जादू टोना का वेद कहते हैं। यजुर्वेद को हम लोग यज्ञों का वेद, कर्मकांडों का वेद और चंपू शैली का वेद कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका 19। तो प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। करंट का सवाल है, 2 जुलाई 2022 में खेले गए पहले खेले इंडिया फेसिंग वुमेन लीग की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो यह किया था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 21। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब की स्थापना की, जो भारत में स्टार्टअप संस्थाओं के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म है? तो वो किया गया था गूगल के द्वारा, है ना। और आप जानते हैं गूगल पहल का आगमन कब हुआ? 1998 से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 22। राज्य परिषद या राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? ये भी कई बार सवाल पूछा गया है, बहुत चर्चित है। 3 अप्रैल 1952 को पहली बार इसका गठन किया गया था और उस समय हमारे देश के सभापति हुआ करते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के पहले सभापति थे, है ना। और अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है राज्यसभा, जो कभी भंग नहीं होता है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि 16वीं शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट 2021 से नवंबर 2021 में जारी की गई थी। तो ये जारी की गई थी किसके द्वारा? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा ये जारी की गई थी। और इसमें कोविड-19 महामारी के कारण असर रिपोर्ट पर फोन आधारित सर्वेक्षण के आधार पर ये तैयार किया गया था, है ना। ग्राउंड लेवल पर इसका सर्वे नहीं हो पाया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न बड़ा है लेकिन उत्तर आसान है। दिए गए कथन में निष्कर्ष करना है कि समुद्री जीवन पर हाल के अध्ययन के निष्कर्षों में कहा गया है कि जल निकायों में निपटान के लिए प्लास्टिक और अन्य अजैव न्यूनीकरण अपशिष्ट पदार्थ समुद्री जीवों को हानि पहुंचाते हैं। उनमें से प्रमुख कारक क्या है? तो उनके प्रमुख कारकों की पहचान करना है, जिनका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अब कथन है कि अजैव न्यूनीकरण जल सामग्री निपटान नहीं किया जाना चाहिए, सही है। और दूसरा है कि समुद्री जीवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए जीवन बेहतर शोध की जाए, जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 28। ये रहा आपके सामने। केंद्र या राज्य सरकारों के भारतीय बजटीय वर्गीकरण के तहत निम्न में से किसे राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो वो वर्गीकृत किया जाता है कर आय को वर्गीकृत करते हैं। राजस्व प्राप्तियों को शीर्ष अंतर्गत 2 भागों में विभाजित करते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। ज्योग्राफी का नदी से संबंधित हर एक सवाल हर एक सेट में लगभग पूछ रहा है। किसका उद्गम चंद्र और भागा नामक 2 नदियों के संगम से होता है, जो स्वयं लाहुल में स्थित बारालाचा दर्रे के एक दूसरी की ओर से निकलती हैं, है ना। तो हम सभी जानते हैं और बहुत फेमस है चिनाब नदी, जिसे वेद में आस्किनी कहा जाता है। ठीक है, वेद में इसको क्या कहते हैं? आस्किनी। और सतलज के बारे में आपने सुना ही होगा कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटकर भारत में प्रवेश करने वाली नदी कौन है? सतलज। और ये किस दर्रे से प्रवेश करती है? रोहतांग पास दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न है जीएस का। अगले जीएस के सवाल पर, क्योंकि इस श्रृंखला में आपको केवल और केवल जीएस के ही सवाल पर चर्चा मिलेगी। प्रश्न नंबर 40 पर आते हैं। निम्नलिखित में से 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो वो हैं आपके देवेंद्र झाझरिया। ये पहले पैरा एथलीट हैं और भारत के तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। झाझरिया ने 2004 के पैरा ओलंपिक के दौरान स्वर्ण पदक जीता और इनका योगदान भी खूब बेहतर रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 42। वार्षिक दौड़, ये फिर आयोग ने इसको 2-3 बार आयोग इसको पूछ चुका है कि वार्षिक नौका दौड़ महोत्सव किस राज्य में आयोजित करते हैं? हम सभी जानते हैं ये केरल में आयोजित किया जाता है और खास तौर पे एक यहाँ पर त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है ओणम। आपने सुना होगा ओणम फेस्टिवल। और ये सब आपको अगर डिटेल से जानना है तो इसी प्लेटफॉर्म पर स्टैटिक जीके की श्रृंखला बिल्कुल निःशुल्क चलाई जा रही है, जिसमें आयोग ने किस तरह से पूछा है केरल में और कौन से महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, इस सेशन में पूरा बताया गया है। तो आप इसी चैनल पे इसके प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढिए और पढ़िए, अपने ज्ञान को बेहतर कीजिए। अगला सवाल है कर्नाटक
किस जल कृषि वैज्ञानिक को विज्ञान और अभियांत्रिकी श्रेणी में पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया है? तो वो है सुब्बण्या अय्यप्पन को सम्मानित किया गया है, जो एक जलीय कृषि वैज्ञानिक है। नीली क्रांति को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया है, तो इनका योगदान हमारे देश में बहुत ही सराहनीय रहा है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं? दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं, तो ये है मरुद्भिद पौधे ऐसा कार्य करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है किस राज्य से? तो दिए गए विकल्प में नागालैंड से नहीं, क्योंकि कर्क रेखा का सिंबल क्या है? 23.5 डिग्री है ना। कर्क रेखा आप सभी जानते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इन 8 राज्यों से जो गुजरती है इसको आप रटिए नहीं बल्कि मैप देख करके विजुलाइज कर लीजिए, है ना। यही 8 राज्य से होकर के गुजरती है, और आरंभ इसका कहाँ से होता है? तो आप सभी पढ़ते होंगे और जानते भी होंगे कि शुरू होती है कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और भारत के 3 पड़ोसी देशों से गुजरती है, बांग्लादेश से, म्यांमार से और चीन से। तो ये भी सवाल ध्यान रखना कि कर्क रेखा भारत के 3 पड़ोसी देशों से गुजरती है, और कर्क रेखा का भारत में सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में। तो आते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 46। निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? तो वो है आपका स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग में। नेक्स्ट सवाल जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि स्थानीय स्वशासन आरआरबी ग्रुप डी का एक चहेता टॉपिक है, जहां से हर बार पूछता है सवाल। पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 डी किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है पंचायत में सीटों के आरक्षण से। बाकी आप जानते हैं स्थानीय स्वशासन का जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 243। और यहाँ पंचायत से कुछ बातें मैं आपको बता दूं जिन्हें आप ध्यान रखना है पंचायत के संदर्भ में। तो पंचायत में कुछ इन प्रमुख बातों को ध्यान रखना है। पंचायत की पहली बात, तो पंचायत के लिए आप जानते हैं भारत में सबसे अग्रणी नेता अगर पंचायत के संदर्भ में कोई रहे हैं तो महात्मा गांधी जी रहे हैं, जो पंचायत की हमेशा मांग करते रहे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। लेकिन अगर यही प्रश्न करें कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मिला था, तो पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ये मिला था। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना, पंचायत को लागू कब किया गया? तो ये भी तिथि पूछा जाता है। पंचायत को लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। अच्छा, यहाँ कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा जरूर लगेंगे, लेकिन ध्यान दे देना कि पंचायत को तो लागू किया गया, लेकिन पंचायत को ध्यान ये रखना है कि लोकसभा ने कब पास किया, राज्यसभा ने कब पास किया, और पी फॉर प्रेसिडेंट ने कब अनुमति दी थी। तो इन बिंदुओं को भी ध्यान रखना है। तो लोकसभा ने पंचायत अधिनियम 1992 ही है, लोकसभा ने पास किया 22 दिसंबर 1992 को। अगले दिन 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने भी पास कर दिया, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, और 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और खास बात ये ध्यान रखना है कि पंचायत का जिक्र किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में पंचायत का जिक्र है। और भारत में पंचायत के लिए सबसे पहले सिफारिश करने वाली जो हमारी समिति है उसे हम लोग कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति।
बलवंत राय मेहता समिति, जिसे भारत में पंचायत का जनक भी कहते हैं, और ये कमेटी 1957 में गठित हुई थी। कब? जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम विफल हो गया था तब। बात करते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 47 के बाद हम लोग जीएस के अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51 पर। तो प्रश्न नंबर 51 की तरफ चलते हैं। ये रहा सवाल कि एक कुंडली एन फेरे के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र के एक फेरे द्वारा उत्पन्न गुणे होंगे, तो वो गुणे होंगे एन के बराबर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम। अब देखो प्यारे साथी, ये सभी प्रश्न आप बहुत आसानी से उत्तर कर सकते हैं, है ना। इसके पिछले अगर आप 1 से लेकर के 10 तक लगातार सीरीज देखा है तो मैंने थोड़ी थोड़ी इतनी व्याख्या हम लोग कर लिए हैं इस संदर्भ में कि आप इन प्रश्नों को बिल्कुल बता सकते हैं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो हम सभी जानते हैं 1, और इसके पहले कितने थे? 10। तो ये जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो हम सभी जानते हैं कोक, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेफीन ये कार्बन के क्रिस्टलीय रूप माने जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, प्रश्न बड़ा है लेकिन उत्तर आप जानते हो, जितना प्रश्न बड़ा होगा आंसर उतना सहज होगा। भूमि के बारे में कौन सा कथन सही है और सत्य व्याख्या करता है? तो वो है कि निर्माण गतिविधियों में वृद्धि होना, निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, बिल्कुल सही है। फिर लोग और उनकी मांगे निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है, ये भी सही है। और कथन एक सही है कि भूमि का उपयोग विभिन्न भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता में निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं, जिंक से जिंक का आयन निर्माण होता है, तो ये होता है ऑक्सीकरण, है ना। किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन को जोड़ने या घटाने से ऑक्सीकरण कमी को परिभाषित किया जा सकता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। तो जीएस का नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 पे हम लोग बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्त वाले ऐसी कोशिकाओं हमें कहाँ मिल सकती हैं, कहाँ मिलती हैं? तो हम सभी इसको जानते हैं कि ये मिलती हैं फ्लोएम में, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? फ्लोएम में पाई जाती हैं। अगले सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 67। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग का प्रकाश किरण विचलन अधिकतम होता है? तो इसको भी पिछला सेशन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इसीलिए हम लोग अपने संकेतों में इस रंग का प्रयोग करते हैं, किसका? लाल रंग का। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। इनमें से कौन भारत का सूक्ष्म वित्त संस्थान है? तो वो है आपका आरोहण वित्तीय सेवाएं, जो कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता में स्थित है ये, जो पश्चिम बंगाल, असम, बिहार के ग्राहकों को समूह व्यक्तिगत क्रेडिट उत्पाद प्रदान करता है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में। अगला सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग हल्का नीला हो जाता है और दर्शाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, तो कैसा? दुर्बल क्षारक के रूप में, दुर्बल क्षारक के रूप में यह उन्हें दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 75, यदि समानांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण मुख्य रूप से अक्ष के समानांतर नहीं है तो उक्त दर्पण पर अभिसारित होगी, तो मुख्य दर्पण पर अभिसारित होगी मुख्य फोकस तल। अगला सवाल है प्यारे साथी प्रश्न नंबर 77। देखो इस श्रृंखला में मैं क्लास को बहुत लंबा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जो छात्र प्रीवियस ईयर श्रृंखला देखना चाहते हैं वो प्रश्न और उत्तर इसी का दोहरान आपको करना है। यही दोहरान अगर आप करते रहेंगे तो सेशन आपके लिए बेहतर होगा। आयोग इसको 5 से 6 बार पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो हम सभी जानते हैं वो है आपका HIV एड्स, जो वायरस से होने वाला रोग है। HIV क्या है, एड्स क्या है, पिछले सेशन में हमने पूरी व्याख्या बिल्कुल डिटेल से कर रखी है। प्रश्न नंबर 79 पर आते हैं।
प्रश्न नंबर 79 है, भारत में गरीबी उन्मूलन, ये भी पिछले सेशन में आयोग ने पूछा है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो वो था आपका छठी पंचवर्षीय योजना का, जिसका टाइम पीरियड 1974 से 78 तक माना जाता है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आई और उसने पंचवर्षीय योजना को रोक दिया। प्रश्न नंबर 80 है कि उन सभी बंडलों का संग्रह जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है, तो वो है आपका बजट सेट कहा जाता है, उसे बजट सेट कहते हैं। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। तो गलत कथन की पहचान करना है आपका ए और बी। ए भी गलत है, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जो कि गलत है। प्रश्न बी भी कथन गलत है कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 ये रहा कि प्रत्येक त्रिक में डाबेराइनर द्वारा कितने तत्वों की पहचान की गई है? तो वो पहचान की गई है 3 तत्वों की, 3 तत्वों की पहचान की गई है। प्रश्न नंबर 86 है, एक छात्र का एक प्रयोग जिसमें एल्युमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिलाता है, निम्न में कौन सी अभिक्रिया सही होती है? तो इसका डी फॉर दिमागी मोर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 पर। प्रश्न नंबर 89 है, ये भी आयोग ने 2-3 बार पूछा है कि प्रतिरोधक का मात्रक होता है। तो प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 ये आपके सामने रहा है, प्रश्न बड़ा दिख रहा है लेकिन उत्तर बिल्कुल आसान ही होगा। कौन सा कथन समजातीय श्रेणी को सही ढंग से वर्णित करता है? तो वो है आपका कि समान प्रक्रियात्मक समूह के कारण समजातीय श्रेणी के अवयवों के रासायनिक गुणधर्म लगभग समान होते हैं। प्रश्न नंबर 96 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, जिसे भी आयोग ने कई बार पूछ चुका है, इसको भी आयोग, कि महिलाओं के गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणुओं को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति में मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाती है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मासिक धर्म या रजोधर्म के नाम से जाना जाता है। और आज के सेशन का हम लोग सेकंड लास्ट सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 98 है, मानव के कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? तो वो आपका वृक्क यानी किडनी में पाया जाता है। और आज के सेशन का आखिरी सवाल है, प्रश्न नंबर 99, निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है? ठीक है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं। CaOCl2। तो इसके पहले का आपने 1 से लेकर 11 सेशन तक आज तक का अगर आपने कर लिया, इसके बाद 4 सेशन और बचे हैं, है ना। ये मैंने कहा कि इस श्रृंखला में हम लोग 15 सेट लेकर के आपके लिए बिल्कुल उपस्थित है, और ये 15 सेट पूरा करने के बाद एक धमाका फिर करेंगे और उसमें भी कई सेट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।